एवरीवन, सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको यहाँ पर तीन वर्ड्स देखने को मिल रहे होंगे, पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और डाइपोल और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम इतना पढ़ लिए हैं, अब तक तो आपको याद ही हो गया होगा, और अगर नहीं भी पता तो आप जाकर प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। तो देखिए, इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में बताया था पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन होती है। तो सबसे पहले देखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं पैरेलल लाइन के साथ। बेसिकली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, एंड हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो चैप्टर 1 में ही समझा दिया था। तो देखिए यहाँ पर ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब डाइपोल क्या होता है, डाइपोल आपका एक सिस्टम है जिसमें टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल से मतलब है मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का क्यू है बट नेचर अपोजिट है, यानी कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो डाइपोल क्या है, एक सिस्टम है जिसके अंदर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस स्मॉल डिस्टेंस टू एल से सेपरेटेड होते हैं। ये क्या है, डाइपोल का सेंटर है, सेंटर से इधर भी डिस्टेंस सेम होता है और इधर भी सेम होता है। ठीक है, कुछ बुक्स में 2l की जगह पर 2a लिखा होता है, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, आप 2a का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और टर्म दिख रही होगी आपको, पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको बेसिकली क्या करना है, इससे थोड़ा आइडिया हो गया होगा, आपको डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बेसिकली वर्क डन ही है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एंगल थीटा से थीटा 1 तक रोटेट करने में जितना हमें वर्क करना पड़ेगा हम वो निकालेंगे। और जो हम ये वर्क करेंगे ना डाइपोल को किसी एंगल पर रोटेट करने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो उस डाइपोल के अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। अब देखिए डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। ये बेसिक सी चीज आपको पहले बताई थी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू 2L। इसकी डायरेक्शन कहां से कहां तक होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। अभी तो बिल्कुल बेसिक चीजें बताई हैं जो आपने पहले भी पढ़ रखी हैं। अगर इस डाइपोल को मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आऊंगी तो क्या होगा, सपोज करिए मैं इस डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आई और ये किसी एंगल थीटा पर रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में फोर्स लगता है, किस पर, पॉजिटिव चार्ज पर। और जो आपका नेगेटिव चार्ज होता है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ये हम सभी को पता है। जो पॉजिटिव चार्ज है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है, और जो नेगेटिव चार्ज है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। इतना तो आई एम श्योर आप सभी जानते होंगे। अब देखिए हम फोर्स कैसे निकालते हैं, F इज इक्वल्स टू क्यू ई होता है। ये कहां से आया है, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो वहां से फोर्स आ गया। अब देखिए फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो यानी कि इस पर जो फोर्स लगेगा, ठीक है, एफ वेक्टर एफ वो क्या होगा आपका, क्यू ई। इस पर जो फोर्स लग रहा है वो भी क्यू ई होगा मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ई होगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से इसमें क्या आ गया, माइनस साइन आ गया। अब हम क्या पढ़ते हैं इसमें, लाइन ऑफ एक्शन पढ़ते हैं एक चीज। तो इन दोनों फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कैसी है, तो देखिए इन दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है। अगर आपको लाइन ऑफ एक्शन, कपल और टॉर्क का कंसेप्ट नहीं पता, अगर आपको ये नहीं पता तो आप जाके प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं मेरा, जो मैंने चैप्टर 1 में बनाया था जिसका नाम है टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वर्क निकालने के लिए आपको टॉर्क के बारे में पता जरूर होना चाहिए, टॉर्क का आइडिया होना चाहिए। तो अब देखिए इसमें होगा क्या, फोर्स लगने की वजह से इसको हम एक एक्टिविटी से समझने वाले हैं। ये जो ब्लू कलर का पेन है ये आपका डाइपोल है, और ये जो ब्लैक पेन है ये पॉजिटिव क्यू चार्ज पे लगने वाले फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये नेगेटिव क्यू चार्ज मान लीजिए यहाँ पर इस पे लगने वाले फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली इस तरीके से फोर्स लग रहा है हमारे डाइपोल पर।
फोर्स लग रहा है तो फोर्स तो एक्ट करेगा, तो फोर्स लगाओ अपने हाथों से। और ये कब तक एक्ट करेगा फोर्स? जब तक कि ये अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट पे नहीं आता, अब लगाओ जोर। अगर आप इस तरीके से फोर्स लगाओगे तो इस लिमिट के बाद ये पेन जो है वो आगे मूव नहीं करेगा, अगर आप इक्वल फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। डाइपोल पे ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा है तो ये अब इसके आगे तो मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि ये अपनी अब इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया है, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया है तो ये मूव नहीं करेगा आगे। ऐसा नहीं है कि इस पे फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स तो लग रहा है, बट इसका जो नेट फोर्स है वो कितना है? 0 है। नेट फोर्स 0 कैसे हुआ? क्योंकि जो दोनों फोर्स है उनका मैग्नीट्यूड क्या है? QE एंड QE। डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है, तो QE माइनस QE 0 हो गया, 0 हो गया। एंड लाइन ऑफ एक्शन कैसी हो गई? अब इसकी दोनों फोर्सेस की सेम हो गई। तो अब देखिए जो मेन खेल है यहाँ पर वो है लाइन ऑफ एक्शन का। इस केस में भी जो नेट फोर्स है वो भी 0 ही है, यहाँ पर भी नेट फोर्स 0 है, यहाँ पर भी QE फोर्स है, यहाँ पर भी QE फोर्स है, बट डायरेक्शन अपोजिट है तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। बट इन दोनों फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है, इसकी ऐसे जा रही, इसकी ऐसे जा रही है लाइन ऑफ एक्शन। तो लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होती है जब टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस की, तब क्या होता है? तब उस पर एक रोटेटिंग फोर्स एक्ट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। और वो रोटेटिंग फोर्स क्या करेगा? हमने अभी तो देखा पेन के साथ करके, तो रोटेटिंग फोर्स क्या करेगा? इसको ऐसे रोटेट करके सीधा ले आएगा, बिल्कुल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही अलाइन कर देगा। तो बेसिकली इसके साथ क्या होने वाला है? देखो लाइन ऑफ एक्शन ये रही, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन कैसी है? डिफरेंट है फोर्सेस की, ठीक है। तो टॉर्क कब एक्ट करेगा? टॉर्क की कंडीशन बता देती हूँ मैं आपको। टॉर्क की कंडीशन क्या है? टॉर्क कैसा फोर्स है? रोटेटिंग फोर्स है, रोटेट कराएगा ये। टॉर्क क्या है आपका? रोटेटिंग फोर्स। अभी हमने करके देखा ना पेन से, करके देख सकते हो आप घर पे भी। रोटेटिंग फोर्स है टॉर्क। कब लगता है टॉर्क? तो टॉर्क की हम कंडीशंस देखेंगे। नेट फोर्स कितना हो आपके पास? नेट फोर्स होना चाहिए 0, ठीक है। और जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट होनी चाहिए दोनों फोर्सेस की। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ फोर्सेस ठीक है। अब देखो जब नेट फोर्स 0 होता है और दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट होती है, तो हम क्या बोलते थे कि ये कपल फॉर्म कर रहा है। तो ये डायपोल क्या बना रहा है? यहाँ पे कपल बना रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं इन दिस कंडीशन? दिस डायपोल फॉर्म्स ए कपल, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन को बेसिकली मिला के हम क्या बोल देते हैं छोटे वर्ड में? कपल, ठीक है। सो कपल इज नथिंग बट दिस कंडीशंस। आई एम श्योर आपको कुछ तो क्लियर हो गया होगा, आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा जब आप डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आओगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। कैसे फील्ड के अंदर? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब आप डाइपोल को लेकर आओगे तो इस पर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट करेंगे दोनों चार्जेस पर। नेट फोर्स 0 होगा बट लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी? दोनों फोर्सेस की डिफरेंट होगी, तो इस पर एक रोटेटिंग फोर्स जिसको हम टॉर्क बोलते हैं वो एक्ट करेगा। या शॉर्ट में कह दूं मैं कि ये कपल फॉर्म करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? इस पर टॉर्क एक्ट करेगा। टॉर्क क्या करेगा? इस पर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल अलाइन कर देगा। तो बेसिकली क्या करने वाला है ये टॉर्क इसके साथ? टॉर्क एक तरह का रोटेटिंग फोर्स है, तो क्या करने वाला है ये इसके साथ? डाइपोल का क्या हो जाएगा? ये डाइपोल ऐसे ही आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही, इसी के पैरेलल डायरेक्शन में। अब देखो आप कहोगे क्या अभी इस पे फोर्स नहीं लग रहा? फोर्स तो इस पर भी लगेगा। देखो यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे लगेगा। ये क्या हो गया? फोर्स। ये QE हो गया, ये माइनस QE हो गया। फोर्स तो इस पे अब भी लग रहा है, लेकिन इन दोनों फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम हो चुकी है, ठीक है। तो टॉर्क इस पे यहाँ एक्ट नहीं करेगा। नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। ये अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच जाएगा। जनरल में अगर आप करके देखो, ये मार्कर है, ठीक है। दोनों तरफ इसको इक्वल फोर्स से खींचो, क्या ये मार्कर हिला? यहाँ से नहीं।
अगर आप इक्वल फोर्स लगा रहे हो और लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है तो जो नेट फोर्स है वो जीरो हो गया, तो मार्कर कैसी स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। बेसिकली कोई पूछे इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट आपकी वो स्टेट होती है जिस पर ऑब्जेक्ट में कोई भी फोर्स ना लगे। इक्विलिब्रियम स्टेट भी टू टाइप की होती है, एक होती है स्टेबल, एक होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है, जो आपका डाइपोल मोमेंट है पैरेलल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होता है क्या, डाइपोल मोमेंट। तो ऐसी इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसका एग्जांपल मैंने आपको अभी इससे पहले दिया। अब देखो इसमें जो फोर्स एक्ट कर रहा है, इधर प्लस क्यूई, इधर माइनस क्यूई, ठीक है, तो नेट फोर्स इस पे भी जीरो है, टॉर्क भी जीरो है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, प्लस क्यू चार्ज है तो इसमें प्लस क्यू ही होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली एंटी पैरेलल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और ये जो आपका है डाइपोल मोमेंट वो इधर जा रहा है, तो दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। तो यानी कि थीटा कितना हो, जब 180 डिग्री हो। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है डाइपोल मोमेंट, तो एंगल कितना बना रहे हैं ये, बेसिकली एंगल ये बना रहे हैं एक साथ 180 डिग्री का, ठीक है। तो एंटी पैरेलल और ये पैरेलल है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है और डाइपोल मोमेंट भी इधर ही है। तो 0 डिग्री एंगल पर क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ डाइपोल, एंड 180 डिग्री एंगल पर क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ डाइपोल। अब देखिए नेट फोर्स इसमें कितना होगा, इसमें भी नेट फोर्स जीरो ही होगा और इसमें भी टॉर्क जीरो ही होगा, क्योंकि दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन तो यहाँ पर भी सेम है। तो देखिए नेट फोर्स जीरो है, इसमें टॉर्क जीरो है, इसलिए ये भी इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आ गया। बट कैसी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, हाईली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में है। इसको अनस्टेबल क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, अभी बताएंगे आपको। यहाँ पर भी फोर्स जीरो है, नेट फोर्स टॉर्क जीरो है, तो ये भी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, बट ये स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में है। समझ लो थोड़ी देर के लिए डाइपोल है और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में है। स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो इसका जो डाइपोल मूवमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में अलाइन होगा, तो इस पर फोर्स अब ऐसे लगेगा। तो देखो स्टेबल है, थोड़ा सा अगर मैं इसको हिलाऊं, ठीक है, डाइपोल मान लो इसको लगा रहे हैं, इस पे फोर्स स्टेबल इक्विलिब्रियम में जैसा लगता है, थोड़ा सा हिलाऊं तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, हिला दिया हल्का सा, कोई फर्क नहीं पड़ा इतना, ठीक है। बट अब इस कंडीशन में देखना अनस्टेबल में क्या होता है, अनस्टेबल में क्या हो रहा है, जो डाइपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, फोर्स ऐसे लग रहा अंदर की तरफ, ठीक है, फोर्स क्या लग रहा है अंदर की तरफ, तो हल्का सा हिला दो तो बहुत तेज रोटेटिंग इफेक्ट आया। अभी देखा इस केस में मार्कर के साथ क्या हुआ, तो यानी कि अगर ये हल्का सा भी अपनी पोजीशन से हिलता है तो जो टॉर्क है, हल्का सा भी अगर ये अपनी पोजीशन से हिला ऊपर भी हो गया तो टॉर्क जो है उसको घुमा के वापस से इस स्टेट में ले आएगा, ठीक है, बहुत तेजी से टॉर्क घुमाएगा इसको। अगर ये हल्का सा डिस्प्लेस हुआ, हल्का सा भी हिला, तो टॉर्क क्या करेगा, बहुत तेजी से उसको घुमाएगा और स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट पे ले जाएगा। जो टॉर्क है वो हमेशा कोशिश करेगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में ले जाए, ठीक है। पहले हम एक क्वेश्चन पे आके रुके थे कि वर्क हमें कहां पर करना होगा, मुझे वो वर्क निकालना है जिससे मैं इसको थीटा एंगल पर बना के रख सकूं, और वो वर्क ही क्या है, वो वर्क ही है मेरा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब चलिए अपने डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं और निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। सबसे पहले हम निकालने वाले हैं वर्क डन in rotating a dipole in uniform electric field। मैं यहाँ पर वर्क वर्क क्यों बोल रही हूँ, डाइपोल जो है वो आपको इक्विलिब्रियम स्टेट में कर देगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको उसके अगेंस्ट उसमें कुछ वर्क करना पड़ेगा थीटा एंगल पर ले जाने में, और जो वर्क करेंगे वो उस डाइपोल के अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा।
सपोज कीजिए ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर आपका एक डाइपोल रखा है, प्लस क्यू माइनस क्यू। ये डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ θ1 एंगल बना रहा है। अब सपोज करो मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया, वर्क करा होगा ऑब्वियसली तभी डिस्प्लेस हुआ होगा डाइपोल। पहले यहाँ था डाइपोल को, अब मैंने यहाँ ले आई इसको, ठीक है, मैंने इस डाइपोल को यहाँ से यहाँ पे ले आई। अब ये कितना एंगल बना रहे हैं, मान लिया अब जो एंगल ये बना रहा है वो हो गया θ2। तो θ1 पे तो ये पहले से ही था डाइपोल, ठीक है, मैंने इसको उठा के और यहाँ कर दिया। अब ये θ1 से θ2 एंगल पर हो गया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया मैंने। ये डिस्प्लेसमेंट क्यों किया, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? वर्क ही तो मैं निकाल रही हूँ, तो मुझे क्या डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए यहाँ पर? तो फोर्स क्या लग रहा है भाई इस पे, नेट फोर्स तो 0 था, पहले ही बता दी थी ये चीज। इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे इस पे, प्लस क्यूई एंड माइनस क्यूई, ठीक है, तो नेट फोर्स तो 0 ही हो गया। लेकिन इन दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन अलग है, या देसी भाषा में कहूँ ये दोनों फोर्स एक सीध में नहीं है, ऐसे लग रहे, तो घूमेगा ही ना, तो टॉर्क एक्ट करेगा इस पे। तो फोर्स क्या है इस पे, फोर्स तो इस पे टॉर्क टाउ एक्ट कर रहा है, टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, θ1 पे था, मैं θ1 से θ2 पे ले गई, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ तो हुआ ही होगा। मैंने मान लिया वो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, d θ हो गया, वो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, d θ। अब देखो टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होता है, Pe sin θ। तो वर्क डन कितना हो गया, Pe sin θ d θ। अब देखो मैंने d θ लिखा है, तो उसका मतलब क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया है, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क हम निकालेंगे वो भी स्मॉल होगा, तो इसके आगे भी हम d लगा देंगे, ठीक है। अब स्मॉल वर्क क्यों निकाल रही हूं मैं, स्मॉल वर्क निकाल लूंगी भाई, पूरे का इंटीग्रेशन कर दूंगी, टोटल वर्क तो मुझे ऐसे ही मिल जाना है। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, W बताया था, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब इंटीग्रेशन में हमें लिमिट सेट करनी पड़ेगी, θ1 से θ2 पे लेके गई मैं, तो लिमिट तो बतानी पड़ेगी ना इंटीग्रेशन में, θ1 से θ2 पर मैं इसको लेके चली गई। W कितना हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन करेंगे θ1 से θ2 तक, कितना हो जाएगा, Pe sin θ d θ। एक मिनट, यहाँ पे मैंने Pe sin θ नहीं लिखा, Pe sin θ d θ है। टॉर्क कितना एक्ट करता है डाइपोल पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे, Pe sin θ। अब देखो आगे, P क्या है, डाइपोल मोमेंट, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों कांस्टेंट है, इन दोनों को बाहर निकाल लेंगे, यूनिफॉर्म है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा, तो क्या हो गया टोटल वर्क, Pe माइनस कोस थीटा, लिमिट θ1 से θ2। तो इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस लोअर लिमिट, तो वर्क क्या हो गया, Pe अपर लिमिट जो कि है θ2 माइनस लोअर लिमिट जो कि है आपकी θ1। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया। अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है ना, तो आप छोटे बच्चे की तरह कैलकुलेशन करेंगे कि स्टेप लिख के, गलती होने से बेटर है कि आप बड़ी कैलकुलेशन कर लें, ठीक है। तो ये क्या आ गया, जो मैंने जो वर्क करना पड़ेगा θ1 से θ2 एंगल पर ले जाने के लिए, वो वर्क आ गया। तो क्या निकाल लिया मैंने, ये एक्सप्रेशन किस चीज के लिए डिराइव कर लिया, मैंने टोटल वर्क डन निकाल लिया डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर θ1 से θ2 एंगल तक ले जाने के लिए।
थीटा 1 पे अगर वो रुका हुआ है ना पहले से ही, तो पहले से उस पे कुछ काम कर रखा है, तभी वो थीटा 1 पे रुका हुआ है। तो कुछ काम कर रखा है पहले से ही, और जो हम काम करते हैं वो डाइपोल के अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो यानी कि इसके पास पहले से ही अपनी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। तो पहले वाली पोटेंशियल एनर्जी मैंने मान लिया कितनी है, U1 है। अब मैं इसको थीटा 1 से थीटा 2 पे ले गई, तो इसमें और पोटेंशियल एनर्जी आई होगी क्योंकि मैंने और काम करा थीटा 2 पर इसको ले जाने के लिए। तो इसमें जो और पोटेंशियल एनर्जी आई है वो क्या है आपकी, U2 है। यानी कि जब डाइपोल थीटा 1 पे था इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ रही होगी और मैं उसको U1 मान रही हूँ। पोटेंशियल एनर्जी कुछ क्यों रही होगी, क्योंकि कुछ वर्क किया होगा, इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी रही होगी। और जब डाइपोल एनर्जी को मैं थीटा 1 से थीटा 2 पर लेकर गई, ठीक है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी U1 से बदल के U2 हो गई। यानी कि अब उसकी जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो गई, U2 हो गई। बट इस सेक्शन में हमने जो काम करा, हमने डाइपोल को कितना डिस्प्लेस किया, हमने डाइपोल को यहाँ से सिर्फ यहाँ पर लेके गए, हमने डाइपोल को सिर्फ डी थीटा डिस्प्लेस किया, हमने डाइपोल को पूरा थीटा 2 डिस्प्लेस नहीं किया था। समझे इस बात को, पूरा थीटा 2 हमने डिस्प्लेस नहीं करा, हमने उसको यहाँ से सिर्फ यहाँ तक डिस्प्लेस करा। तो यानी कि जो मैंने ये वर्क निकाला है वो क्या है, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। यानी कि टोटल है ये आपका, टोटल उसके पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी है, बट टोटल में तो मेरा योगदान नहीं है ना। मेरे को तो वो थीटा 1 पे मिला था, मैं थीटा 2 पे उसको लेके चली गई भाई, 2 सीढ़ी चढ़ा हुआ मिला था, तीसरी सीढ़ी उसको मैंने चढ़ा दी, बाकी 2 में तो कुछ वर्क करा होगा, ठीक है, तो मैं वो माइनस करना पड़ेगा। तो जो देखो थीटा 1 पर वो पहले था, हम उसको सिर्फ यहाँ तक लेके आए हैं थीटा 2 तक, ठीक है, तो हमने सिर्फ इतना पोर्शन काम किया है, ठीक है। तो टोटल जो काम है या टोटल ये कह लो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ही उसमें स्टोर हो रहा है। तो U1 पोटेंशियल एनर्जी उसके पास इस दौरान थी, और उसको जब मैं यहाँ पर ले आई तो वो U2 पर पहुंच गया, तो U2 इतनी टोटल होगी ना। तो मैंने कितना किया वो मैं कैसे निकालूंगी, मैं निकालूंगी वो U2 माइनस U1 करके। तो जो ये वर्क डन है वो, तो जो ये वर्क है वो क्या है, वर्क की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, बट ये U2 माइनस U1 है। आपने जो पोटेंशियल एनर्जी दी है वो U2 माइनस U1 दी है, ठीक है। तो क्या मिलेगा, ये U2 माइनस U1, डेल्टा U इज इक्वल्स टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। और ये डेल्टा U क्या है, ये डेल्टा 2 है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको आप W के बराबर भी लिख सकते हो, ये वर्क डन भी है, ठीक है। अब बात ये आती है, आपने तो बोला था मैम हम तो निकाल रहे हैं इसमें पोटेंशियल एनर्जी, आपने दे दिया निकाल के चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो रुको जरा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से ही पोटेंशियल एनर्जी की तरफ पहुंचेंगे हम। मैंने निकाला क्या, U2 माइनस U1। अगर कुछ कंडीशन ऐसी हो जाए कि जो U1 क्या है वो 0 हो जाए, तब क्या आएगा, मेरे पास U2 बचेगा। U2 क्या है, खाली पोटेंशियल एनर्जी। U2 माइनस U1 तो जब भी हम कुछ घटाते हैं तो उसको हम बोलते हैं चेंज। ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और खाली U2 मिल गया तो क्या है, ये ओनली पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसे हमें मिलेगी ओनली पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हमें कैसे मिलेगी पोटेंशियल एनर्जी, जब U1 0 हो। U1 0 का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होने का मतलब क्या है, वर्क भी 0 है, ठीक है। इतना कर लो, इतना समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में अपनी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डराइव करेंगे। लास्ट सेक्शन में हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डराइव कर लिया था, अब हम इससे निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए डेल्टा U का मतलब क्या होता है,
डेल्टा यू का मतलब होता है U2 माइनस U1, दैट मीन्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो खाली पोटेंशियल एनर्जी हमें कैसे मिलेगी अगर U1 0 हो। देखिए अगर ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें कोई डाइपोल रखा है 90 डिग्री के एंगल पर, तो उस कंडीशन में जो वर्क होगा इस डाइपोल के केस में वो कितना होगा, 0 होगा। वर्क 0 तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी इसकी U1 पे, 0 होगी। और अगर मैं इसी डाइपोल को 90 डिग्री से किसी एंगल थीटा पर शिफ्ट कर दूं ले जाके, अभी ये 90 डिग्री पे था, अभी मैं इसको किसी एंगल थीटा पर शिफ्ट कर दूंगी, ठीक है। अब 90 डिग्री पे था यानी कि U1 कितनी थी इसकी, 0, क्योंकि 90 डिग्री पर वर्क डन तो 0 ही होता है, तो सभी को पता है। तो 90 डिग्री पर वर्क डन कितना था इसका, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, वो भी 0 थी। अगर मैं इसको 90 डिग्री से अब थीटा एंगल पर शिफ्ट कर दूं, तो यानी कि θ1 कितना है हमारा, θ1 है हमारा 90 डिग्री एंड θ2 कितना है हमारा, वो है थीटा। ठीक है, आई होप इतना तो आप समझ गए होंगे। θ1 क्या है, इनिशियल एंगल 90 डिग्री पे था, और θ2 है फाइनल एंगल। अब हम इन वैल्यूज को इसमें पुट कर देते हैं। U2 माइनस U1 PE cos θ1 cos 90 माइनस cos थीटा, और U1 कितना होगा, 0। जब वर्क डन 0 है 90 डिग्री के केस में, तो U1 भी 0 होगा। ये तो जानते ही होगे आप, 90 डिग्री पर जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। तो क्या मिलेगा आपको, U2 PE cos 90 0 होता है, 0 माइनस cos थीटा, तो क्या मिला आपको, PE माइनस PE cos थीटा। और इस केस में जो ये U2 है यही टोटल पोटेंशियल एनर्जी है इस डाइपोल की, क्योंकि इस कंडीशन में जब डाइपोल आपका 90 डिग्री पर था तो डाइपोल के पास अपनी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी। उसको ऐसे रोटेट किया कि वो अब जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर आ गया। तो यानी कि जो आपने काम किया इस डाइपोल को थीटा एंगल पर ले जाने में, उससे इसको जो पोटेंशियल एनर्जी मिली इस कंडीशन में वही टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि पहले इसके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, बिकॉज 90 डिग्री पर वर्क जो है 0 होता है, क्योंकि वर्क के फॉर्मूले में आता है cos थीटा, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इसीलिए यहाँ पर जो वर्क है और जो पोटेंशियल है वो 0 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल की एक डेफिनेशन बन सकती है यहाँ से, वो क्या बनेगी, so potential energy of dipole in uniform electric field is equal to amount of work done in rotating the dipole from perpendicular to electric field position to its present position। तो यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है डाइपोल की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो किसके बराबर है, वो उस काम के बराबर है जिसमें आप परपेंडिकुलर पोजीशन से डाइपोल को उसकी प्रेजेंट पोजीशन पे लेके जा रहे हो। प्रेजेंट में वो कहां पर है, थीटा एंगल पर है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो देखिए आपका छोटा सा होमवर्क है, आपको स्पेशल केसेस करने हैं। वर्क डन व्हेन डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब डाइपोल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से 90 डिग्री पर रोटेट होता है तो उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा, वो आपको फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, उसका बेसिकली एंगल की वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। सेकंड, if the dipole is rotated through 180 degree from its equilibrium position, then find work done. If dipole is at 0 degree, then find its potential energy. अगर डाइपोल 90 डिग्री में तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ। और अबव थर्ड और फोर्थ केसेस में ये फाइंड करो कि किस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है और किस केस में मिनिमम है, यानी कि इन दोनों में से किस में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी और किस में कम होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये छोटा सा होमवर्क है, आई होप आप इसको कर लेंगे अच्छे से, और अगर नहीं होता तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, इसको मैं सोल्व करा दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय, टेक केयर।